दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन मैं और के इतिहास में पिछले क्लास में माणा कुंभा को कंप्लीट करके और उसके बाद में उनके बेटों के बारे में पढ़ा था, जो पृथ्वीराज, जयमल और महाराणा सांगा के बारे में। ठीक है, पृथ्वीराज जो जगमाल देवड़ा ने जहर दे दिया था पृथ्वीराज को लड्डुओं में, तो पृथ्वीराज तो वैसे मारा गया था और जयमल जो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। फिर फाइनली जो महाराणा सांगा राजा बनते हैं, तो महाराणा सांगा के बारे में भी अपन ने कुछ जानकारी जो शेयर कर ली थी। ठीक है, देखिए जो महाराणा सांगा जो युद्ध होता है, जो पहले जो 1517 में होता है खातौली का युद्ध, जो खातौली कोटा में है। ठीक है, वो इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच में होता है। महाराणा सांगा इसमें जीतते हैं। फिर बाद में 1518 में एक युद्ध होता है बाड़ी, यानी बाड़ी धौलपुर में जगह पड़ती है, बाड़ी का युद्ध होता है 1518 में। महाराणा सांगा और जो इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, इसमें भी जो महाराणा सांगा जीतते हैं। फिर इसके बाद में जो 1519 में गागरोन का युद्ध होता है, ये जो महमूद खिलजी और जो महाराणा सांगा के बीच में होता है, इसमें महाराणा सांगा जीतते हैं वापस। फिर इसके बाद में अपन बात किए थे जो बयाना के युद्ध की बात किए थे, जो 1527 में हुआ था। ठीक है, 16 फरवरी 1527 को। इसमें भी जो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जो बयाना का युद्ध, इसमें भी जो महाराणा सांगा जीतते हैं। ठीक है, बाबर को हराते हैं। तो अब इसके बाद में अपन आज बात करते हैं जो खानवा के युद्ध में। जो खानवा का युद्ध हुआ था, जो राजस्थान के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, खानवा का युद्ध पढ़ते हैं आज अपन। देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। एक महीने और एक दिन बाद में होता है, यानी बयाना का युद्ध से एक महीने और एक दिन के बाद हुआ था। ठीक है, 17 मार्च 1527। देखिए, कवि राजा जो श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, उसके अनुसार अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, भाई वीर विनोद के अनुसार जो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो उसके अनुसार होता है 16 मार्च 1527 को। ठीक है, वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 को हुआ था, जो श्यामल दास की पुस्तक है। देखिए जो ये युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, इसमें बाबर को लगता है कि पिछले महीने में, यानी एक महीने पहले ही अपने को सांगा ने भगा के मारा है और अपने को हराया है। ठीक है, तो वापस जो बाबर हार का बदला लेने के लिए वापस युद्ध की जो घोषणा करता है अपनी सेना में, भाई अपन वापस युद्ध करेंगे, युद्ध की जो घोषणा करता है, तो सेना ने मना कर दिया था। ठीक है, बाबर को यानी सेना ने मना कर दिया था कि भाई हम तो युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध में नहीं जाएंगे। तो बाबर को लगा कि भाई आप ऐसे कैसे मना कर रहे हो, भाई क्यों नहीं जाओगे। तो जो सेनापति थे इनके, जो बोले कि भाई पिछले महीने भी आपको पता नहीं है कि जो सांगा ने हराया अपने को, भगा के मारा है। तो कोई सेनापति बोलता है कि भाई जो सांगा से लड़के क्या करेंगे, जो अब से पहले सांगा ने किसी भी युद्ध में अभी तक हारा नहीं है, एक भी युद्ध नहीं हारा वो, और जिस बंदे के एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक टांग नहीं है, फिर भी वो लड़ता हुआ अपने को हराया, और उसके बावजूद भी अपन अब कैसे लड़े उससे, हमारे में तो हिम्मत नहीं है इतनी। तो बाबर को मना कर दिया सेनापतियों ने। तो बाबर को लगा कि अब कैसे सेना को तैयार करेगी जो युद्ध के लिए, अगर ये सेना अपने साथ नहीं जाएगी, यानी युद्ध करने नहीं जाएगी, तो अपन वैसे हार जाएंगे। पिछले महीने हराया सांगा ने, तो वापस हार जाएंगे और अपना जो भी साम्राज्य विस्तार का जो भी सपना है, जो भारत जीतने का सपना, वो वैसे धूमिल हो जाएगा। तो बाबर ने धीरे धीरे जो सेना को मनोबल बढ़ाने के कुछ न कुछ जो तकनीकें अपनाई, रणनीतियाँ अपनाई। बाबर देखिए इस युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा करता है। जिहाद एक वो वैसा शब्द है कि मुस्लिम युद्ध लड़ने के लिए जो
जो भी घोषणा करे और जो अपने धर्म के आधार पर यानी सेना को उकसाए या तो उस हिसाब से उसको जिहाद कहा जाता है। ठीक है, जिहाद का मतलब है कि धर्म के नाम पर सेना को या किसी लोगों को आकर्षित करना। ठीक है, जिहाद का मतलब है धर्म के नाम पर सेना या किसी लोगों को आकर्षित करना। ठीक है, ये जिहाद की घोषणा करता है। भाई बाबर बोलता है जब सेना में एक दिन लेक्चर दे रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि बाबर साम्राज्यवादी विस्तार जो साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना चाहता है। तो किसी जो सेना में जो लोग थे उन्होंने बोला कि और क्या, साम्राज्य विस्तार के लिए तो युद्ध करना चाहते हो आप। तो बाबर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं साम्राज्य विस्तार के लिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं ओनली धर्म के लिए युद्ध करना चाहता हूँ, इस्लाम के लिए युद्ध करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से बाबर जिहाद की घोषणा करता है। ठीक है, जिहाद में बता दिया आपको धर्म के लिए युद्ध लड़ना। इस्लाम यानी जो मुस्लिम धर्म में ज़्यादा प्रचलित है जिहाद है जो। लेकिन फिर एक सेनापति इनमें से बोलता है कि भाई आप जिहाद की घोषणा तो कर दिए हो, ठीक है, लेकिन आप जो दारू वारू पीते हो उसका क्या है? इस्लाम धर्म में तो दारू पीना हराम है। वैसे देखिए आप बाबरनामा में भी आपको जगह जगह दारू का जो दारू वाला शब्द मिल जाएगा, आप दारू शब्द मिल जाएगा। बाबर एक प्रकार से बिल्कुल दारूखोर आदमी था। ठीक है, दारूड़े आदमी था बाबर। तो किसी ने बोला कि आप वैसे दारू वारू पीते हो, डेली दारू पीते हो, तो इसका क्या, ये इस्लाम में हराम है। तो बाबर एक हाथ में पैग ले रखा था और लेक्चर दे रहा था सेना में। तो बाबर ने भी सोचा भाई ये बात भी सही है, इस्लाम में जो हराम है दारू पीना। तो बाबर ने उस पैग को फेंका, यानी गिलास को फेंका साइड में। तो फिर किसी से जो बंदा था उसने बोल दिया कि जो अंदर स्टोरेज में रखी है उसका क्या है, वो भी इतनी दारू है वो तो अंदर। तो बाबर ने फिर अनाउंसमेंट कर दिया भाई फेंको रे बाहर फेंको, पूरी दारू को बाहर फेंकवा दिया। ठीक है, जो स्टोरेज में जो पेटियाँ थी दारू की। फिर किसी ने बोला कि आप देखिए बाबर उस समय एक कर लेता था, तो भाई आप एक कर लेते हो तो वो भी गलत है। मुस्लिम व्यापारियों से कर लेता था ये बाबर, उस कर का नाम था तमगा कर। ठीक है, तमगा कर बाबर लेता था मुस्लिम व्यापारियों से। तो किसी जो सेना में व्यापारी था उसने बोल दिया कि आप ये तमगा कर को हटाओ। तो बाबर ने ये कर भी हटा दिया, जिहाद की घोषणा कर दी। बाबर ने इन लोगों को बोला धर्म के लिए युद्ध लड़ेंगे, अपन इस्लाम के लिए युद्ध लड़ेंगे। तो इस प्रकार से फिर ठीक है नारे लगने शुरू हो गए, भाई आप युद्ध करो, हम भी तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। ठीक है, हम युद्ध करने जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबर ने जिहाद की घोषणा की। देखिए क्वेश्चन बनेगा भाई किस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा की थी बाबर ने। कि जो तमगा कर कौन लेता था या किन से लिया जाता था? मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था। किसने हटाया था? बाबर ने हटाया था। किस युद्ध से पहले? खानवा के युद्ध से पहले। ठीक है, और जो बाबर ने जो शराब नहीं पीने की भी जो अब एक प्रकार से कसम खाई थी भाई अब शराब नहीं पिएंगे। ठीक है, शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा ली थी। देखिए फिर इधर तो बाबर के द्वारा हो गया जो भी थी जिहाद की घोषणा की, तमगा कर को हटा दिया, शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा ली। फिर इधर अपने महाराणा सांगा की बात करते हैं। लेकिन महाराणा सांगा ने इससे पहले कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। खानवा के युद्ध से पहले पिछले ही जो महीने में जो युद्ध हराया था, बयाना का युद्ध में जो बाबर को ही हराया था। लेकिन फिर भी लग रहा था कि भाई कुछ कमी लग रही होगी महाराणा सांगा को। तो वैसे राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं के पास पत्र भेजे गए थे महाराणा सांगा के द्वारा, यानी राजस्थान में जो भी और राजा थे उनके पास पत्र भेजे गए थे कि भाई मैं बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहा हूँ और आप सभी मेरी हेल्प करें या मेरी सहायता करें। तो सभी ने महाराणा सांगा का साथ दिया और बोले कि भाई आप तो युद्ध करो और हम आपके साथ हैं। सांगा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार के नारे लगने शुरू हो गए। सांगा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है,
इस प्रकार से चुनाव में लगते हैं भाई ये नारे वगैरह। तो सभी ने सांगा का साथ देने का जो वादा किया। देखिए जो मैं नाम बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके मैं नाम लिख दूंगा। देखिए जो महाराणा सांगा, देखिए जो पत्र भेजा था महाराणा सांगा ने सभी राजाओं के पास में, उन जो पांति परवन कहलाते हैं, ठीक है। मैं इधर इसको मिटा देता हूँ। देखिए परवन का मतलब भेजना होता है, पांति का मतलब पत्र होता है, ठीक है। पांति परवन कहलाते हैं जो पत्र भेजे थे सभी राजाओं के पास, ठीक है। सांगा द्वारा भेजे गए थे पांति परवन, इनको जो पत्र भेजे गए थे इनको पांति परवन कहा जाता है। तो इनमें से देखिए जो सांगा का साथ देने वाले राजा थे, देखिए अजमेर का जो पृथ्वीराज था, ठीक है, अजमेर का पृथ्वीराज आया था जो महाराणा सांगा का साथ देने के लिए। और जो मारवाड़ का जो मालदेव आया था, ठीक है, मालदेव उस समय राजकुमार था, ठीक है। राजा गांगा था उस समय, राव गांगा राजा था मारवाड़ का। और जो हेल्प करने के लिए सांगा के पक्ष में आया था जो मालदेव, ठीक है, राजकुमार था उस समय। देखिए राजा मारवाड़ का उस समय गांगा था और राजकुमार मालदेव हेल्प करने के लिए आया था। फिर इसके बाद में बीकानेर से कल्याण मलाते हैं, ठीक है। राजा बीकानेर के जेतसी थे, ठीक है। देखिए राजा जेतसी थे बीकानेर के और कल्याणमल जो आए थे सांगा की हेल्प करने के लिए। फिर इसके बाद में मेड़ता से वीरमदेव आए थे। देखिए हर का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप भी लिख सकते हो, मैं बोल दूंगा, क्लास लंबी हो जाएगी। मेड़ता से वीरमदेव आते हैं और जो सिरोही से अखेराज देवड़ा आते हैं। देखिए अखेराज देवड़ा को उड़ना अखेराज कहा जाता, ठीक है। उधर पृथ्वीराज को भी उड़ना राजकुमार कहा जाता था, इधर जो अखेराज देवड़ा थे सिरोही के इनको भी उड़ना अखेराज कहा जाता था। फिर इनके बाद में बात करते हैं जो चंदेरी से मैदिनी राय आए थे। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, चंदेरी से मैदिनी राय आए थे। मैदिनी राय इंपॉर्टेंट है, सांगा के दोस्त थे, ठीक है। चंदेरी से मैदिनी राय आए थे। वागड़ के जो उदय सिंह आए थे, वागड़ से उदय सिंह आए थे, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिलाकर जो वागड़ क्षेत्र बनता है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वागड़ से उदय सिंह आए थे। फिर और इसके बाद में बात करते हैं देवलिया। देखिए जो देवलिया जगह है, देवलिया प्रतापगढ़ में, देवलिया के जो बाघ सिंह आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देवलिया के बाघ सिंह आए थे। और जो सादड़ी का जाल लाजा आया था ये भी इंपॉर्टेंट है। सादड़ी का जाल अज्जा आया था और सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सलूम्बर उदयपुर में जगह पड़ती है, अपन ने पिछली क्लास में बात की थी। ठीक है। देखिए मेवात का जो हसन खान मेवाती आया था मेवात से, ठीक। हसन खान मेवाती मेवात से आया था। और जो महमूद लोधी का भाई इब्राहिम लोधी भी आया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जो ठीक है, महमूद लोधी का भाई इब्राहिम लोधी। और रायसीन जो एमपी में जगह पड़ती है, सलहदी तंवर आए थे, ठीक है। रायसीन एक जगह पड़ती है भाई एमपी में, सलहदी तंवर, ठीक है। रायसीन के सलहदी तंवर आए थे। देवलिया के बाघ सिंह, सादड़ी के लाजा, सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत, महमूद लोधी का भाई इब्राहिम लोधी आया था। जो मारवाड़ का मालदेव आया था जो राजकुमार था। बीकानेर का कल्याणमल आया था, राजा जैतसी था। इधर मारवाड़ का राजा गंगा था। और चंदेरी का मैदिनी राय आया था, ठीक है। सिरोही का खिराज देवड़ा आया था। ये देखिए राजा जो महाराणा सांगा के पक्ष में आए थे। युद्ध होता है महाराणा सांगा और बाबर के बीच में, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए इधर सांगा की सेना होती है,
सांगा की सेना ज़्यादा थी, बाबर की सेना कम थी। ठीक है, बाबर की सेना कम थी, लेकिन बाबर की सेना के पास टेक्निक अच्छी थी भाई। इधर सांगा की सेना लड़ती है, इधर से बाबर की सेना आती है। देखिए बाबर के पास तोपखाना था। ठीक है, बाबर भारत में सबसे पहले तोपे लाया था, वो बाबर ही लाया था, पानीपत के युद्ध में ले आया था। ठीक है, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उसी टाइम बाबर तोपे लॉन्च कर दिया था इंडिया में। तो बाबर के पास बड़ा तोपखाना था। और बाबर के पास एक पद्धति और थी जो युद्ध लड़ने की, तुलुगमा पद्धति। मैं बताता हूँ आपको। पहले बाबर ने यहाँ पर तोपे सेट कर दी, आगे तोपे सेट कर दी। इधर बाबर इधर ये लड़ने जाते हैं सांगा की। जो देखिए एक बात मैं और आपको बता देता हूँ थोड़ी याददाश्ती के लिए। जो बाबर जो सांगा के पक्ष में जो राजा आए थे और जो अदर जो राजा आए थे, उनकी जो सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। ठीक है भाई, जो बीकानेर का कल्याणमल की जो सेना है तो उसका सेनापति बीकानेर का कल्याणमल रहेगा। ठीक है, जो रतन सिंह चुंडावत की जो सेना है वो रतन सिंह चुंडावत, उसका सेनापति अलग रहेगा। ठीक है, जो राणा सांगा की जो सेना, उसका राणा सांगा खुद है भाई। ठीक है, तो ये इधर से ये लड़ने जाते हैं सांगा के जो सेनापति। इधर ये तोपे लगा रखे थे, तोप का गोला आता है इधर। राणा की सेना जो सांगा की सेना कुछ समझ नहीं पाई थी भाई, ये घोड़े किसके आ रहे हैं, आग के घोड़े आ रहे। तो इनको लगा कि ऐसे कुछ भगवानों को अपन ने नहीं पूजे होंगे या भगवानों का नाम नहीं लिया होगा, तो इसलिए भगवान अपने को परेशान कर रहे हैं और ये आग के घोड़े बरसा रहे भगवान। इनको पता नहीं था भाई बाबर तोपे छोड़ रहा उधर से। तो इन्होंने साइड में, ये साइड में हो गए सांगा वाले भाई, साइड भाई तोपों के सामने से। फिर बाद में समझ में आ गए थे इनको धीरे धीरे भाई तोपे हैं और अपन इनका लड़ नहीं सकते इन तोपों से। तो फिर ये साइड में हो गए, दोनों साइड हो गए और साइड से लड़ना शुरू कर दिया सांगा की सेना ने। ठीक है, तो बाबर की सेना के पास एक तुलुगमा पद्धति थी। जैसे सांगा के सेनापति इधर से जा रहे थे लड़ने, तो बाबर की सेना इधर से लड़ती हुई आ रही थी। तो ठीक है, इधर से जाने वाले जो सामने से सामने वाला लड़ेगा, तो राणा की सेना के जो बाबर की सेना के पास वो तुलुगमा पद्धति थी। जो देखिए तुलुगमा पद्धति का मतलब तीन तरफ से घेरना। तो बाबर की सेना देखिए, जो सांगा की सेना इधर से जा रही है और बाबर की सेना इधर से आके साइड से भी घेर रही है इसको। सामने से तो लड़ रही है बाबर की सेना और साइड से आके भी घेर रही है राणा की सेना को, यानी सांगा की सेना को। ठीक है, तो तुलुगमा पद्धति का मतलब है तीन तरफ से घेर कर यानी मारना है, लड़ना। ठीक है, मैं समझा दिया आपको समझ में आ गई होगी तुलुगमा पद्धति क्या थी बाबर की। और बाबर का जो तोपखाना भी बड़ा था इस युद्ध में। ठीक है, राणा सांगा खुद आया था, इधर बाबर खुद था। इस देखिए जो मुस्लिम शासक थे खुद युद्ध में नहीं आया करते थे, ज़्यादातर युद्ध में नहीं आते, लेकिन इसमें बाबर खुद आया था। वो उधर जिहाद की घोषणा करके कैसे भी सेना का मनोबल बढ़ा के खुद आया था इधर। बाबर का जो एक ही टारगेट था कि बस राणा सांगा टारगेट था बाबर का। बाबर का मानना था कि अगर राणा सांगा मारा गया तो और सेना तो वैसे साइड में हो जाएगी। देखिए उस समय इधर राजपूतों में या राजस्थान के राजाओं में होता था, अगर जो मेन जो राजा है वो अगर मारा जाता है तो सेना वैसे बैकफुट पे आ जाती थी, वो हार मान लेती थी, खुद की भाग जाते थे। ठीक है, तो बाबर ने सभी सेनापतियों को अपने को बोला कि भाई अपना टारगेट राणा सांगा को करो। ठीक है, सभी जो तोपे तलवारें जो भी चलाना जो राणा सांगा के ऊपर चलाओ। राणा सांगा तलवार से घायल हुआ और जो अपने जो हाथी के ओहदे में गिर पड़ा। ठीक है, इनको लगा जो राणा सांगा की जो सेना थे सेनापति को लगा और सेना को लगा कि भाई राणा सांगा मारा गया है। ठीक है, वैसे आधे तो बैकफुट पे आ गए राणा सांगा की जो सेना थी। जो इधर बाबर जीत जाता है युद्ध को। ठीक है, बाबर युद्ध को जीत गया। युद्ध में जो राणा सांगा घायल हो जाता है, हालांकि मारा नहीं जाता, राणा सांगा घायल होता है। जो देखिए राणा सांगा घायल होता है तो सादड़ी का जो झाला आज्जा, तो झाला आज्जा ने राणा सांगा को मुकुट धारण किया और युद्ध का नेतृत्व किया झाला आज्जा ने। ठीक है, राणा सांगा घायल हो जाते हैं और झाला आज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सांगा खुद घायल हो जाते हैं। ठीक है, खानवा के युद्ध को बाबर जीत गया।
जीत की देखिए जो बाबर जीत गया और जीत के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण की थी जो बाबर ने। ठीक है, गाजी का अर्थ होता है विश्वास का योद्धा। अपनी सेना को विश्वास में ले लिया था भाई बाबर ने। ठीक है, तो गाजी की उपाधि धारण करता है बाबर। ठीक है, बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है खानवा का युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में। देखिए क्वेश्चन बनेगा बाबर किस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण करता है, तो आपको ध्यान रखना होगा खानवा के युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, जो गाजी का अर्थ बता दिया, जो विश्वास का जो योद्धा। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई जो राणा सांगा की बात करते हैं। युद्ध देखिए राणा सांगा का इलाज किया गया था, तो बसवा में जो राणा सांगा का इलाज किया गया था, बसवा दौसा में पड़ता है। ठीक है, राणा सांगा घायल हो जाते हैं इस युद्ध में। बसवा जो दौसा में जगह पड़ती है, यहाँ पर राणा सांगा का इलाज किया जाता है। देखिए बसवा में राणा सांगा की छतरी यानी चबूतरा भी बना हुआ है। ठीक है, आज तो वर्तमान में तो खैर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट गया है थोड़ा बहुत, वैसे राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है बसवा में। इरिच जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर पर पड़ती है जगह, इरिच जगह पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर जो सांगा को जहर दिया गया था, मैं जहर देने की बात बताता हूँ किस प्रकार से जहर दिया गया था इनको। ठीक है, इरिच जगह पड़ती है यूपी एमपी बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर इरिच जगह पड़ती है। यहाँ पर जो राणा सांगा को जहर दिया गया था। देखिए जहर की मैं बात बताऊँ, उधर मैं बात बताया था वह जो चंदेरी का जो मैदानी राय था वो इम्पोर्टेंट इसलिए है। देखिए चंदेरी के मैदानी राय जो राणा सांगा के की सहायता के लिए आया था, उधर बाबर को लग रहा था कि भाई युद्ध के बाद में भाई वो जो एक उछल कूद कर रहा था वो एक सेनापति सांगा का, वो कौन था रे, तो उसको पता लगा वो चंदेरी का मैदानी राय था। तो बाबर ने घोषणा कर दी कि चलो उसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, उधर बाबर जा रहा था जो चंदेरी के मैदानी राय पर अटैक करने के लिए। इधर सांगा को होश आता है इरिच में। यहाँ पर जो सांगा बोलते हैं कि भाई मैदानी राय कहाँ पर है, तो वो तो उधर अपने गया वापस एमपी। ठीक है, चंदेरी गया और वो बाबर उस पर अटैक करने के लिए गया। तो सांगा अनाउंसमेंट करते वापस घायल ही थे उस समय, इतने घाव हो गए थे कि सांगा की बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी सांगा अनाउंस करता है कि भाई चंदेरी का जो मैदानी राय था अपना साथ दिया था, अपन मैदानी राय के साथ देने के लिए अपन चलेंगे। ठीक है, सेनापतियों ने बोला यार एक बार उठकर आप राजा जी अपना चेहरा तो देखो शीशे में, आपकी हालत क्या हो रखी है। तो सांगा ने फिर बोल दिया नहीं चलेंगे। तो सेनापतियों को लगा कि यार एक खुद तो मरेगा जो मरेगा, अपने को और मरवाएगा। अब खुद हार गया, अपन सब हार गए, वापस अब बाबर से भिड़े गए जाके और अपने को भिड़वाएगा, मरवाएगा फालतू में, अपने भी बाल बच्चे हैं। तो इनको लगा कि मानेगा नहीं वैसे, तो फाइनली इसको जहर दे दिया गया था खाना के साथ। ठीक है, सांगा को जहर दे दिया गया था। ठीक है, और कालपी जो उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, कालपी उत्तर प्रदेश में जो सांगा की कुछ दूरी पर जाने के बाद में मौत हो गई थी। ठीक है, ठीक है, कालपी उत्तर प्रदेश में सांगा की मृत्यु हो गई थी। जो इरिच में जहर दिया गया था, थोड़े से आगे बढ़े कालपी तक गए, सांगा की वहाँ पर मृत्यु हो गई। जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी है। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया गया था जो सांगा का मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था।
देखिए 4 जगह इंपॉर्टेंट है जो युद्ध के बाद में जो घायल हुए थे, जो सांगा युद्ध में घायल हुए थे सांगा, यानी युद्ध के बाद में इलाज किया गया बसवा दौसा में। इरिच यानी यूपी एमपी बॉर्डर पर जगह पड़ती है इरिच, यहाँ पर सांगा को जहर दिया गया। थोड़े से आगे जाते कालपी जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, सांगा की वहाँ पर मृत्यु होती है। फाइनली अंतिम संस्कार होता है सांगा का मांडलगढ़ में होता है, भीलवाड़ा में जगह पड़ती है। ठीक है, जो महाराणा सांगा की उपाधियों की बात कर लेते हैं पहले, फिर और थोड़े बहुत जो फैक्ट है उनके बाद में बात करते हैं अपन। भाई इधर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो सांगा की भी तो उपाधियाँ होगी कुछ। ठीक है, सांगा की एक उपाधि थी हिंदूपत। ठीक है, हिंदूपत का अर्थ है हिंदुओं का जो स्वामी। अरे ये क्यों नहीं चल रहा? देखिए हिंदू पद का मतलब होता है हिंदुओं का स्वामी। ठीक है, और एक सैनिकों का भग्नावशेष। ठीक है, सैनिकों का भग्नावशेष। देखिए मैं ये सैनिकों का भग्नावशेष का बता देता हूँ। देखिए भग्न का मतलब जला हुआ होता है, अवशेष का मतलब बचा हुआ। ठीक है, यानी टुकड़ा कुछ भी मान लो, अवशेष भग्न प्लस अवशेष है, तो जला हुआ टुकड़ा एक प्रकार से ऐसे मान लो। जो राणा सांगा के 80 घाव हो चुके थे। ठीक है, इस युद्ध में 80 घाव हो गए थे राणा सांगा के, तो एक प्रकार से शरीर तो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो चुका था राणा सांगा का। तो इसका अर्थ सैनिकों का भग्नावशेष का मतलब जला हुआ टुकड़ा। ठीक है, हिंदूपत यानी हिंदुओं का स्वामी, सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिक जो ठीक है, भग्नावशेष का मतलब जला हुआ टुकड़ा। 80 घाव हो चुके थे सांगा के शरीर पर। देखिए जो बाबर की जो एक पुस्तक है बाबरनामा, उसमें बाबर ने खुद ने उल्लेख किया है जो कि भाई सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। ठीक है, ठीक है, बाबरनामा के अनुसार, जो बाबरनामा पुस्तक है इसके अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। यानी बड़ा पद था 7 राजा थे, और इस राजा से छोटा पद राव यानी 9 राव थे, और जो राव से छोटा पद था सरदार, तो 104 सरदार थे। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है भाई बाबरनामा के अनुसार जो राणा सांगा के दरबार में कितने राजा थे, या कितने राव थे, या कितने सरदार थे। ठीक है, फिर अपन बात करते जो देखिए थोड़ा बहुत जो मेंस के अकॉर्डिंग भी, जो मेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उनके अकॉर्डिंग भी अपन बात कर लेते थोड़ी। भाई युद्ध में जो हार के कारण बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, लिखेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, आप लिख सकते हो अगर आपको लगता है तो। राणा सांगा की हार के कारणों की बात करते हैं अपन। देखो जो राणा सांगा की हार के जो एक फर्स्ट कारण आता है, इसमें सेना में एकता की कमी थी भाई। जो राणा सांगा की सेना में एकता की कमी थी, देखिए बात करते क्यों थी सेना में एकता कमी। मैं बात बताया था भाई, अलग अलग सेना जो राजाओं के नेतृत्व में सेना लड़ रही थी। ठीक है, जैसे रायसेन की अलग सेना है, सिरोही की अलग सेना है, मारवाड़ की अलग सेना, बीकानेर की अलग सेना। ठीक है, तो देखिए जो बीकानेर की सेना है, तो बीकानेर के राजा के नेतृत्व में लड़ रही थी। अगर बीकानेर की सेना को लग रहा है कि अपना राजा मारा गया है, तो बीकानेर की सेना बैकफुट पे आ जाती है। ठीक है, वैसे जो इधर जो सिरोही की सेना है, सिरोही की सेना अपने राजा के नेतृत्व में लड़ रही थी। अगर जो निर्देश देगा जो सिरोही का राजा, उसी का अकॉर्डिंग सिरोही की सेना यानी लड़ेगी। इधर मान लो जो बीकानेर की सेना है, बीकानेर की सेना भी बीकानेर के राजा के नेतृत्व में लड़ेगी।
ठीक है। अगर बीकानेर का राजा बैकफुट पर आ जाता तो बीकानेर की पूरी सेना बैकफुट पर है। तो इस हिसाब से सेना में एकता की कमी थी, ठीक है, निर्देश की कमी थी, ठीक है। पब्लिक एड में एक टॉपिक चलता है निर्देश की एकता, ठीक है, उस हिसाब से यानी एकता की कमी थी, ठीक है। फिर जो सेकंड जो रीजन आता है इसका, देखिए जो बाबर का तोपखाना बहुत बड़ा था। बाबर के पास तोपखाना था, इधर सांगा के पास तोपखाना नहीं था। उधर सांगा जीर तो लड़ रहे तलवारों भालों के आधार पे लड़ रहे थे, बाबर तोपों से लड़ रहा था, ठीक है। फिर थर्ड जो रीजन आता है बाबर की तुलुगुमा पद्धति। देखिए राणा सांगा की जो सेना को तुलुगुमा पद्धति के बारे में पता नहीं था। बाबर की सेना इधर से भी लड़ रही है, इधर से भी घेर रही है राणा सांगा की सेना को, और सामने से तो घेर रही है, ठीक है। तो ये तुलुगुमा पद्धति थी, जो थर्ड जो कारण था इसका। देखिए जो फोर्थ जो कारण आता है, जो राणा सांगा ने बाबर को 1 माह का टाइम दे दिया था, ठीक है, पर्याप्त समय दे दिया था, यानी अगले जो युद्ध के लिए। बयाना का युद्ध हुआ था, उसके 1 महीने बाद में खानवा का युद्ध होता है। भाई 1 महीने का समय क्यों दिया? इसमें जो बाबर ने खूब ढंग से तैयारियां कर ली थी, भाई कैसे कैसे हराना है सांगा को। तो इस हिसाब से ये चौथा कारण आता है, जो सांगा ने बाबर को पर्याप्त समय दे दिया था युद्ध के लिए। फिर जो 5वां कारण आता है, देखिए जो खुद जो महाराणा सांगा है वो युद्ध के मैदान में उतर गया। इधर देखिए जो मैं पहले आपको बता दिया, जो मुस्लिम शासक ज़्यादातर युद्ध के मैदान में नहीं उतरते थे, खुद सेना ही लड़ती थी, ठीक है, या वो पीछे रहते थे। इधर सांगा पीछे था, तो उस सांगा को लग रहा था जो खानवा के युद्ध में कि जो मेरी सेना हार रही है या सेनापति ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तो सांगा खुद आगे आ जाता है, महाउत को बोलते हैं कि भाई तू मेरे को आगे ले चल। सांगा को मना भी करे थे कि भाई आप पीछे रहो, हम लड़ रहे हैं ना, लेकिन सांगा ने जो महाउत को बोल दिया, हाथी चलाने वाले को महाउत बोलते हैं भाई, तो महाउत को बोला कि मुझे आगे लेकर चलो। इधर सांगा आ गया आगे, और बाबर ने सांगा को टारगेट कर लिया और सांगा घायल हो गया था। तो ये भी एक रीजन है, ठीक है। जो सांगा का खुद स्वयं का मैदान में उतरना भी एक कारण है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो रीजन आता है, ठीक है, जो सांगा के जो सेनापतियों ने, भाई कुछ जो सेनापति थे या सेना के जो लोग थे, उन्होंने विश्वासघात भी किया था जो सांगा के साथ, ठीक है। जैसे जो नागौर के जो खानजादे मुस्लिम थे वो बाबर की तरफ मिल गए थे, ठीक है। और रायसीन के जो सलादी तंवर में बताया था आपको अभी, रायसीन के सलादी तंवर आए थे, वो भी जो बाबर की तरफ मिल गए थे, और नागौर के खानजादे मुस्लिम जो बाबर की तरफ मिल गए थे। फिर नेक्स्ट जो रीजन आता है, ठीक है, बाबर के जो हल्के थे हथियार, और उधर सांगा के हथियार जो भारी थे, ठीक है, जो वेपन्स थे सांगा के भारी थे और उधर बाबर के हल्के थे जो वेपन्स या हथियार थे। जो देखिए जो बाबर तोपों से कहाँ युद्ध लड़ रहा था, उधर सांगा की जो सेना लड़ रही थी जो भालों और जो तलवारों से लड़ रही थी। भाले बहुत भाई भारी भरकम होते थे, जो राजपूतों के जो भाले होते थे वो बहुत भारी होते थे इधर, इसलिए भी ये एक कारण बनता है इसका। बाबर के जो हथियार थे वो हल्के थे और राजपूतों के जो हथियार थे वो भारी थे, ठीक है। और एक ये भी रीजन आता है इसमें कि भाई बाबर ने घोड़ों का प्रयोग किया था ज़्यादा युद्ध में, और इधर सांगा जी हाथियों पर युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए आप ही सोचो, घोड़ा मूवमेंट करता है वो किस हिसाब से करता है, और हाथी मूवमेंट करेगा तो वो किस हिसाब से करेगा। हाथी भाई भारी जानवर है, ठीक है, अगर हाथी के कोई तीर भी लग जाए तो हाथी बावड़ा हो जाता है उस समय, ठीक है, अपनी ही सेना को रौंद देता है, ठीक है, अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लग जाता है हाथी। इधर घोड़े भाई थोड़े तेज तर्रार होते हैं, ठीक है, मूवमेंट भी थोड़े ढंग से कर लेते हैं, तो उस हिसाब से ये भी एक रीजन बनता है। भाई बाबर घोड़ों का प्रयोग कर रहा था, ज़्यादा मात्रा में घोड़े थे बाबर के पास, इधर हाथी भी थे, हाथी ज़्यादा थे, घोड़े भी थे सांगा के पास, लेकिन हाथी भी थे, हाथियों पे भी लड़ रहे थे। सांगा खुद हाथी पर बैठा था, ठीक है, ये भी रीजन बनता है इसका। तो देखिए अपन ने यहाँ तक बात की है, जो सांगा की हार के कारणों की बात की है। कुछ अपन जो इम्पोर्टेंट महत्व बनता है खानवा युद्ध का उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। जो इस युद्ध के जो कारण है, जो मैं कारण भी बता देता हूँ, एक दो जो रीजन है इसके। देखिए जो रीजन तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ, 2 रीजन है इसके। एक तो साम्राज्य का विस्तार करने की जो नीति है वो एक रीजन था इसका, बाबर की जो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति थी, ठीक है। फर्स्ट कारण है युद्ध का बाबर की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, ठीक है। बाबर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था इंडिया में, तो ये भी एक कारण था। और देखिए बाबर ने एक आरोप लगाया था सांगा पे कि
इसकी जो सहायता नहीं करने का भाई बाबर जो बाबरनामा में उल्लेख करता है कि भाई सांगा जो वचन दिया था मुझे यानी सहायता करने का, तो वो पूरा नहीं कर पाया था। ठीक है, वचन पूरा नहीं कर पाता सांगा बाबर के अनुसार। इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहायता करने का वचन देना बताया बाबर ने बाबरनामा में कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ यानी बाबर की सहायता करेगा सांगा। तो बाबर के अनुसार भाई इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा ने सहायता नहीं की बाबर की। तो ये दो कारण थे इसके। ठीक है, अपन ने जो युद्ध के कारण जान लिए, सांगा की हार के कारण जान लिए, अब थोड़ा सा महत्व भी जान लेते भाई इस जो खानवा का युद्ध का जो इम्पोर्टेंस क्या थी या क्या है। ठीक है, देखिए जो अफगानों को हरा दिया था बाबर पहले ही, इसके बाद में जो राजपूतों को भी हरा दिया खानवा के युद्ध में। ठीक है, इसके बाद में जो बाबर के लिए भारत में जो राज करना आसान हो गया था। ठीक है, फर्स्ट जो है जो बात जो इम्पोर्टेंस है इसकी खानवा युद्ध की, बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था भाई। पहले अफगानों को हरा दिया, अब राजपूतों को हरा दिया। और जो महाराणा सांगा थे जो अंतिम हिंदू राजा थे, ठीक है, जो राजपूत अपने पक्ष में सभी राजपूतों को कर लिए थे। ठीक है, ये अंतिम युद्ध था एक प्रकार से कि इसमें राजपूतों में एकता देखी गई थी। ठीक है, राजपूत शासकों में एकता देखी गई थी। ये अंतिम युद्ध था जो खानवा का युद्ध। सांगा अंतिम राजपूत शासक था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया। ठीक है, महाराणा सांगा एक अंतिम राजपूत शासक था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया था। फिर इसके बाद में जैसे महाराणा प्रताप भी महान राजा हुए थे, लेकिन वो जो मेवाड़ के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, राजस्थान के लिए लड़ रहे थे, देख महाराणा सांगा ने दिल्ली को चुनौती दी थी। देख मैं अब पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो महाराणा सांगा ने दिल्ली के अंडर में जो आते थे 200 गांव मेवाड़ के आसपास में, उन पर भी कब्जा कर लिया था। तो इस हिसाब से महाराणा सांगा ने दिल्ली को भी चुनौती दी थी। ठीक है, इनके बाद में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ था जो दिल्ली को चुनौती दिए थे। तो देखिए जो खानवा के युद्ध के बाद हारने के बाद में जो हिंदू कला और संस्कृति का भी नुकसान हुआ था। ठीक है, मुस्लिम संस्कृति थोड़ा बढ़ावा दिया गया बाबर के द्वारा। तो इस प्रकार जो ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि भाई इस युद्ध की भाई मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा मिला और जो हिंदू कला और संस्कृति का नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये कुछ महत्व था जो खानवा युद्ध का। अब सांगा के बारे में अभी कंप्लीट होता अपना इस प्रकार से, यहाँ तक अब सांगा को कंप्लीट करते हैं अपन। देखिए अब अगली क्लास में अपन विक्रमादित्य और उदय सिंह की बात करेंगे। वैसे सांगा के जो बड़े बेटे थे भोजराज, ये बात अपन जो अभी कर रहे हैं अगली क्लास में भी करेंगे। वैसे जो सांगा से के बड़े बेटे थे भोजराज, उनकी जो शादी हुई थी मेड़ता की मीराबाई से। ठीक है, भोजराज की जो कम उम्र में ही यानी मृत्यु हो गई थी, यानी शादी होने के बाद में मृत्यु हो गई थी, तो वो राजा नहीं बन पाते भोजराज। ठीक है, फिर इसके बाद में जो यानी रतन सिंह जो राजा बनते हैं, जो सांगा के बेटे जो रतन सिंह थे वो राजा बनते हैं। और जो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। सूरजमल और जो रतन सिंह के बनती नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आपस में एक दूसरे के जो प्रतिद्वंदी यानी विरोधी थे, एक दिन दोनों एक साथ शिकार करते हुए जंगल में मिलते हैं और वहाँ पे भी नहीं कुछ बात हो गई होगी, तो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ रतन सिंह भी मारा गया। फिर इसके बाद में विक्रमादित्य बसता है और उदय सिंह बसता है। विक्रमादित्य छोटा था, विक्रमादित्य राजा बनता है फिर आगे। हालांकि राजा क्या बनता है, कम उम्र में उसकी जो संरक्षिका बनी थी उनकी माताजी कर्मावती बनी थी। अपन अगली क्लास में करेंगे बात। हो राणा सांगा आज कंप्लीट होता। अपने खानवा के युद्ध की बात किए थे, इससे पहले बयाना के युद्ध की बात किए थे। देखिए खानवा का युद्ध की जो मैं बात बताया था, वीर विनोद के साथ जो श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, उसके अकॉर्डिंग जो 17 मार्च 1527 को होता है। ठीक है, वीर विनोद के अनुसार नहीं, 16 मार्च 1527 को होता है वीर विनोद के अनुसार, यानी जस्ट एक महीने बाद होता है वीर विनोद के अनुसार। यानी खानवा के युद्ध के जस्ट एक महीने बाद यानी 16 मार्च को खानवा का युद्ध होता है श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार। और जो वैसे अपने को मिलता है जो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को माना जाता है। ठीक है भाई, अपन ने यहाँ तक महाराणा सांगा की बात की है और बाकी क्लास अब जो यहाँ तक सांगा कंप्लीट हो चुका है। अब विक्रमादित्य और उदय सिंह की बात जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।